एपिसोड 9। लिन हुआन हुआ ने उत्सुकता से पूछा, ये कौन है? मुझे नहीं पता। जब मैं दरवाजा खोलने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाई दी ने खाल की थैली उसके सामने रख दी। ये फर्श पर रखा गया था। उस व्यक्ति ने इसे वहीं छोड़ दिया होगा। लिन हुआन हुआ ने देखा कि थैली लाल जामुन से भरी हुई थी और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बहुत सारे लाल जामुन हैं। क्या आप लेंगे? उसने पूछा। लिन हुआन हुआ ने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें नहीं खा रहा हूँ। थैली ओझा के घर के दरवाजे पर रख दी गई। ये जादू टोना करने वाले डॉक्टर के लिए होना चाहिए। यदि आप कुछ चाहते हैं तो ये ठीक है। मैं बाद में कुछ चुन लूंगा और उन्हें जादू टोना करने वाले डॉक्टर को वापस दे दूंगा। नहीं, मैंने अभी तक वे लाल जामुन भी खत्म नहीं किए हैं जो जादूगरनी ने मुझे दिए थे। बेहतर होगा कि हम इन्हें जादू टोना करने वाले डॉक्टर पर छोड़ दें। किसी से कुछ भी लेना शिष्टता नहीं है। ठीक है। बाई डी ने खाल की थैली एक तरफ रख दी, फिर लिन हुआन हुआन के निचले हिस्से को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हें अभी भी खून क्यों बह रहा है? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। लिन हुआन हुआन शर्मा गया। रक्तस्राव को रोकने में आमतौर पर 5 दिन लगते हैं। आज तो दूसरा ही दिन है। यह अभी भी बहुत जल्दी है। तुम्हें यकीन है कि इतना खून गंवाने के बाद तुम नहीं मरोगे? उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मैं नहीं करूंगा। मैं इतने सालों से इसी तरह जी रहा हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये देखकर कि लिन हुआन हुआन कितना आश्वस्त था, बाइडी कुछ समय के लिए अपनी चिंता को दबा सकती थी। बूढ़े जादूगरनी के लौटने में ज्यादा समय नहीं था। लैंग जू ने हमेशा की तरह लिन हुआन हुआन से उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, उसे थोड़ी राहत मिली। बाइडी ने लैंग जू को लाल जामुन से भरी खाल की थैली सौंपी। किसी ने इसे आपके दरवाजे पर रख दिया है। यह आपके लिए होना चाहिए। लैंग जू ने बेतरतीब ढंग से 2 लाल जामुन उठाए और उनकी जांच की। फिर वह उन्हें अपनी नाक के पास लाया और सूंघा। उसके झुर्रीदार चेहरे पर तुरंत एक सार्थक मुस्कान उभर आई। उसने लिन हुआन हुआन के हाथ में खाल की थैली रख दी। यह आपके लिए है, आप अंदर जामुन खा सकते हैं। लिन हुआन हुआन बहुत आश्चर्यचकित था। क्या यह आपके लिए नहीं होना चाहिए? मुझ पर विश्वास करो, वह इसे तुम्हें देना चाहता होगा। लिन हुआन हुआन के आगे के प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा किए बिना लैंग जू अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए चला गया। उसने श्वांग युन को एक विशाल चट्टान के ऊपर पाया। लंबा, सुंदर आदमी चट्टान के किनारे पर एक पैर ऊपर करके बैठा था और उसकी शहद के रंग की त्वचा डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके छोटे चांदी सफेद बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, जिससे उसका मूल रूप से तेज चेहरा नर्म हो गया था। हालांकि लैंग जू इतना बूढ़ा था कि उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफेद थे, फिर भी वह बहुत फुर्तीला था। वह आसानी से चट्टान पर कूद गया और श्वांग युन के सिर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने मजाक में उसे डांट दिया। बच्चे, तुमने एक महिला को मारने की भी हिम्मत की। तुम सचमुच विद्रोही हो। श्वांग युन निश्चल बैठे रहे। उसने बूढ़े जादूगरनी की ओर देखा और खर्राटे भरने लगा। जब तक वे बुरे लोग हैं, मैं उन्हें पीटूंगा, चाहे वे महिलाएं हो या नहीं। लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं किया। तुमने उसे गलत समझा। श्वांग युन ने अपने होंठ भींचे और चुप हो गया। जाओ, उससे माफी मांगो और उसे ठीक से समझाओ, फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। उसने अपना शरीर दूसरी ओर कर लिया। मैं किसी महिला के प्रति समर्पण नहीं कर रहा हूँ। लैंग जू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप स्पष्ट रूप से उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आप नाराज होने का नाटक करते हैं। आपको अपना अजीब व्यक्तित्व किससे विरासत में मिला? मैंने उसे कब पसंद किया है? मुझे सभी महिलाओं से नफरत है। लैंग जू ने शांति से पूछा। यदि आप उससे नफरत करते हैं, तो आपने उसे गुप्त रूप से लाल जामुन क्यों दिए? श्वांग यू ने तुरंत कहा, कौन से लाल जामुन? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी दिखावा कर रहे हो। उन लाल जामुनों में तुम्हारी खुशबू है। मैं तुरंत इसकी गंध महसूस कर सकता था। उसके कानों के सिरे थोड़े लाल थे, लेकिन वह अभी भी अपने शब्दों पर दृढ़ था। जब मैं पहाड़ों में शिकार करने गया था तो मैंने उन्हें आपके लिए चुना था। वे उसके लिए नहीं हैं। उस स्थिति में जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उससे लाल जामुन की थैली वापस करने के लिए कहूंगा। ये देखकर कि वह मुड़कर जाने वाला था, श्वांग यू ने जल्दी से उसे रोक दिया। आपको जाने की अनुमति नहीं है। लैंग जू उस पर मुस्कुराया। मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं है? श्वांग यून के हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत कुछ कहना हो। हालांकि अंत में वह केवल एक सूखा वाक्य ही उगल सका। मैंने सिर्फ उन लाल जामुनों को चुना क्योंकि यह सुविधाजनक था। लेकिन लैंग जू ने कहा, लाल जामुन ब्रैम्बल्स में उगते हैं और सभी ब्रैम्बल्स जहरीले हैं। यदि आपको चुभाया जाता है तो उन्हें बहुत खुजली होती है। जानवर उस क्षेत्र के आसपास कभी नहीं जाते। यहाँ तक कि जनजाति का एक कम उम्र का शावक भी ब्रैम्बल्स में शिकार करते समय लाल जामुन चुनने जैसे झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। श्वांग यून ने अपने हाथों के पीछे उस स्थान को देखा जहाँ कांटों ने उसे चुभाया था। उसमें पहले से ही सूजन और खुजली थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके चांदी जैसे सफेद बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे और उसके पतले होंठ बंद थे। लैंग जू ने मुट्ठी भर पत्तियां निकाली और उसे दे दी। उन्हें चबाओ और घाव पर लगाओ, इससे खुजली और सूजन बंद हो जाएगी। उसने चुपचाप पत्ते ले लिए। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन के वुल्फ जनजाति में रहने के 5वें दिन आखिरकार उसकी अवधि समाप्त हो गई। बाई दी बहुत खुश थी। तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं, तुम मरोगे नहीं। लिन हुआन हुआन को फिर से उस पर जोर देना पड़ा। मैं कभी घायल नहीं हुआ और मैं मरूंगा नहीं। उसने उसे उठाया और उसके बालों को प्यार से सहलाया। चूंकि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी, लिन हुआन हुआन को अब वुल्फ जनजाति में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाई डी उसे लैंग जू को अलविदा कहने के लिए ले गई। लैंग जू ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप अभी तक नहीं जा सकते। उसके लिए श्वांग युन को एक महिला के प्रेम में फंसाना आसान नहीं था। अगर उसने उसे जाने दिया तो श्वांग युन क्या करेगा? क्या सचमुच उसे जीवन भर अकेला रहना पड़ा? उसे लिन हुआन हुआन को रोकने का रास्ता खोजना था। हम क्यों नहीं जा सकते? बाई दी ने पूछा। लैंग जू ने एक पल के लिए सोचा, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई। उसने तुरंत कहा, सर्दी आ रही है। बाई दी ने भौहें सिकोड़ ली। जैसा कि मुझे याद है, अगले 2 महीनों तक सर्दी नहीं आने वाली है। ये करीब भी नहीं है। अतीत में हमें वास्तव में सर्दियों से पहले 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था।
हालांकि इस वर्ष मौसम बदला हुआ है, सर्दी 2 महीने पहले आ जाएगी। ये सितारों के आधार पर मेरे अनुमान का परिणाम है, निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है।